91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, मेरा नाम अमित जोशी है और मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और आज आपका होस्ट भी। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गीतांजलि भट्ट। आप डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका स्वागत है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैम, क्या आप हमारे श्रोताओं को बताएंगी कि आज हम किस बारे में बात करने के लिए स्टूडियो में आए हैं? जी अमित जी, तो श्रोताओं, जैसा हम सब जानते हैं कि नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, मेडिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में हर साल 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलने वाले नोबेल पुरस्कार की, जिसे आधिकारिक तौर पे स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार कहा जाता है। इसके इतिहास की, जैसे ये कब से शुरू हुआ और अभी तक कितने पुरस्कार मिले, और 2023 में इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे मिला। तो अमित जी, क्या आप अब श्रोताओं को नोबेल प्राइज के बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम। दोस्तों, वैसे तो टेक्निकली ये नोबेल प्राइज़ नहीं है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने जो उनकी वसीयत थी उसमें केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस और मेडिकल साइंस जैसे क्षेत्रों में यह पुरस्कार देने की इच्छा जाहिर की थी। यह पुरस्कार बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करने के लिए स्थापित किया गया और बाद में आर्थिक विज्ञान में इसकी पहचान नोबेल पुरस्कार के तौर पे ही की जाती है, जिसके नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है, स्वेरिगेस रिक्सबैंक। यह स्वीडन का केंद्रीय बैंक है जिसने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, परंतु अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसकी शुरुआत सन 1968 में हुई। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में नॉर्वे के रैगनर फ्रिश और नीदरलैंड के जैम टिम्बरगन को दिया गया। अभी तक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कुल 55 नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं, जिसे पाने वाले पुरस्कार विजेताओं की संख्या 93 है। अभी तक केवल 3 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो अभी तक 2 बार भारतीय मूल के अर्थशास्त्रियों को यह पुरस्कार मिला है। पहला 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए भारत के मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को, तथा दूसरा 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए भारतीय मूल के MIT प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी को। ये तो बात हुई इसके इतिहास की। तो मैम, क्या आप हमारे श्रोताओं को अब ये बताना चाहेंगे कि 2023 में इकोनॉमिक साइंस का स्वेरिगेस रिक्सबैंक पुरस्कार किसे और क्यों मिला है? हाँ बिल्कुल अमित जी। श्रोताओं, इस वर्ष का स्वेरिगेस रिक्सबैंक प्राइज मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डन को। उन्होंने श्रम बाजार में महिलाओं व पुरुषों के बीच भेदभाव संबंधी विषय पर शोध किया है। क्लाउडिया गोल्डन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं। दोस्तों, क्लाउडिया गोल्डन अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका, इस विषय पर रिसर्च करने के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने इस विषय पर बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, जैसे अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप, एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन और कैरियर एंड फैमिली, वुमेन सेंचुरी लॉन्ग जर्नी टुवर्ड्स इक्विटी आदि। श्रोताओं, क्लाउडिया गोल्डन ने श्रम बाजार में महिलाओं और पुरुषों की असमानता पर 200 वर्ष के आंकड़ों और उन आंकड़ों को सुव्यवस्थित कर रिपोर्ट प्रदर्शित की। उनके इस वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अध्ययन में उन्होंने बताया कि जेंडर का रोजगार और कमाई पर क्या असर पड़ता है। जहां एक ओर उनका शोध यह दर्शाता है कि श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी कब बढ़ती है और कब घटती है, वहीं दूसरी ओर जब अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी तो महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी। जैसे कि आप देखते हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की कृषि में भागीदारी अधिकतम है। श्रोताओं, उनकी शोध में यह भी पाया गया कि जब अमेरिका एक कृषि प्रधान से औद्योगिक राष्ट्र में परिवर्तित हुआ तो एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। महिलाओं की भागीदारी में भारी गिरावट आई, क्योंकि उद्योगों में महिलाओं की सहभागिता न के बराबर थी। उद्योगों को महिलाओं के लिए अनुकूल नहीं माना जाता था। हालांकि जब 20वीं सदी में सेवा क्षेत्र के उदय होने से महिलाओं की सहभागिता में पुनः बढ़ोतरी हुई,
इन सब का कारण इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज है। और इनके शोध अध्ययन के निष्कर्ष से यह भी ज्ञात होता है कि महिलाओं का श्रम बल यू शेप से प्रदर्शित हो रहा है, जो यह स्पष्ट करता है कि औद्योगिक सेवा विस्तार के समय महिलाओं के श्रम बल में ऋणात्मक स्थिति थी, वहीं सेवा क्षेत्र विस्तार के साथ महिलाओं के श्रम बल में वृद्धि होने लगी है। अच्छा मैम, जहाँ तक मुझे पता है कि क्लाउडिया गोल्डन ने अमेरिका के क्षेत्र में ये शोध किया है, अमेरिका के बारे में उन्होंने बताया है स्थिति को। जी तो मैम, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि भारत के श्रम बाजार में महिलाओं की स्थिति क्या है? इसके हाँ, बारे में आप बिल्कुल। कुछ बताना हाँ चाहेंगे? बिल्कुल। अगर भारत की स्थिति देखें तो पिछले वर्ष 2021-22 में श्रम बल भागीदारी दर, जो कि कह सकते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, में महिलाओं की सहभागिता 32.8% रही थी, जबकि वर्ष 2022-23 में यह आंकड़ा 4.2% वृद्धि के साथ 37% को प्राप्त कर चुका है, जिससे श्रम बाजार में निरंतर सक्रियता बढ़ रही है। वह महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को बहुत ही सरलता के साथ हमारे बीच में रखा। और श्रोताओं, आप भी ज़रूर बताइए कि आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और अगर आप किसी अन्य विषय पे जानकारी चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो श्रोताओं, अब हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।